हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा ऑलरेडी चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो क्लास 9th की साइंस में आपके दिया हुआ है। एंड वी विल डिस्कस न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड देन फर्दर सिलेबस। तो स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और जिसकी डेफिनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो पार्ट ज़रूर देखें। सो इट सेज दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब इसका आज हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे। वी विल स्टडी मैथमेटिकल फॉर्मूला एंड उसकी डेरिवेशन फॉर न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसके लिए हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है कंसीडर किया, और ये वेलोसिटी u से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। सो वी हैव कंसिडर्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अब उसको हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करा दिया और उसकी फाइनल वेलोसिटी हमने क्या करवा दी, v, और मास इसका वही m है, सेम। और इसको हमने एक्सेलरेट कराया है बाय एन एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हमारे पास मोमेंटम में चेंज हुआ है, क्योंकि पहले वेलोसिटी u थी और बाद में वेलोसिटी v हो गई। तो वी विल सी कि देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम, राइट। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या है, इनिशियल मोमेंटम। स्टूडेंट्स, व्हाट इज मोमेंटम और मोमेंटम को मेजर कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मोमेंटम विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। इनिशियल मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी विच इज m इंटू u, राइट। ऐसे ही व्हाट वी हैव इज फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम यहाँ पे ये p इनिशियल है, ये p फाइनल है। ये क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी फाइनली क्या है, v। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे चेंज कितना हुआ, हम जो भी निकालेंगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। डेफिनेशन में है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि पहले चेंज ऑफ मोमेंटम निकालें, फिर उसका रेट निकालें, एंड दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अभी हमने इनिशियल और फाइनल मोमेंटम लिख लिया। अब हम देखते हैं कि मोमेंटम में चेंज कितना हुआ है। चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, pf माइनस p इनिशियल, जो कि क्या है, mv माइनस mu। यहां से हमने m कॉमन निकाल लिया एंड वी गेट v माइनस u। दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। और स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्ट इक्वल ना आके हमारे पास प्रोपोर्शनल होता है, राइट। सो चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, जिसकी वैल्यू भले ही बाद में 1 आ जाए, फिर इक्वल टू का साइन आएगा। सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। नाउ वी हैव चेंज इन मोमेंटम एंड नाउ वी विल कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो अगर इस चेंज इन मोमेंटम का हमें रेट यानी कि दर निकालनी है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये क्या आएगी, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, क्योंकि किसी भी चीज की चेंज होने की रेट यानी दर किसके साथ निकालते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो ये आएगी हमारे पास m v माइनस u
अपॉन टी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। और अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स हमारे पास क्या है, F, यानी कि वी कैन से दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हम रिमूव करें तो हमें मिलेगा F इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K इंटू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब अगर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन याद करें तो उसके अंदर पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और v और u यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इसका मतलब कि v माइनस यू अपॉन टी क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन की वैल्यू, राइट। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू। और इसी फॉर्मूला में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी की जगह पे वी विल पुट a, सो वी विल गेट f इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास फोर्स 1 न्यूटन है, मास 1 kg है और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहां से हमारे पास k की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो वी विल डिफाइन फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू a, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, इट इज रिप्रेजेंटेड इन न्यूटन। और न्यूटन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल एन से। मास की एसआई यूनिट यानी मास किस में मेजर करते हैं, केजी में, और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये जो अप्लाइड फोर्स है, जो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स है, वो किसके इक्वल है, ऑब्जेक्ट के मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन जो कि वेलोसिटी u को v में कन्वर्ट कर दे। सो वी गेट f इज इक्वल टू m a। सो स्टूडेंट्स यहां से हम देखते हैं कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें हेल्प करता है एक नई मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करने में, जो कि है फोर्स acting on an object is equal to the product of its mass and the acceleration during its entire motion, right? I hope this derivation is clear to you. If not, then pause the video and rewind it. आपको बिल्कुल clear हो जाएगी। Alright students, अब हम देखेंगे some day-to-day applications of second law of motion, जो अभी तक हमने second law of motion में पढ़ा है, that force is directly proportional to rate of change of momentum, यानी कि momentum is what, mass into final velocity minus initial velocity and its rate of change with time, right? यानी कि we have F is equal to ma, और जहां पे हमें याद रखने की बात ये है कि acceleration is equal to v minus u upon t। अब हम इन्हीं बेसिक सी बातों का यूज करके डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशंस देखेंगे कि हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, while catching a ball, while catching a fast moving ball. अब स्टूडेंट्स, क्रिकेट मैच तो सबने देखा है. वी ऑल नो बैट एंड बॉल, राइट. अब ये बॉल जब कैच करनी होती है किसी प्लेयर को, तो वो क्या करता है, अपने हाथों को स्टिफ ना रख के, उसी प्लेस पे ना प्लेस करके, थोड़ा सा कैच करते करते हाथों को पीछे लेके आता है.
यानी कि वो कैच यहीं पे कर लेता है, लेकिन हाथों की मूवमेंट बैकवर्ड होती है। तो वो जो बैकवर्ड मूवमेंट है वो क्यों हुई? देखो, इसके पीछे एक लॉजिक है। ये जो बैकवर्ड मूवमेंट जो प्लेयर करता है, उसके दौरान उसने क्या किया कि जो कैचिंग का टाइम था, यानी कि उसके पास एक वेलोसिटी से ये बॉल आई और उसको धीरे धीरे क्या करनी है, इसकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से एक बॉल आई, जब उसके हाथ ने उस बॉल को टच किया होगा, और जब वो हाथों को पीछे लेके जाता है तो उस दौरान क्या करता है, फाइनल वेलोसिटी यानी कि v इसकी 0 करता है, यानी कि उसको कैच करता है और रेस्ट पे लेके आता है। अब जब वो हाथों को डाउनवर्ड पुल करता है अपनी तरफ, तो इस दौरान क्या होता है कि उसने टाइम को इंक्रीज कर दिया, कैचिंग टाइम को इंक्रीज करता है। कैचिंग टाइम उसने क्या किया, बढ़ा दिया। ये पॉइंट ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसने क्या किया, कैचिंग टाइम को इंक्रीज कर दिया, यानी कि इस टी की वैल्यू उसने बढ़ा दी। अब ये टी की वैल्यू उसने बढ़ा दी, यानी कि उसने क्या किया, एक्सेलरेशन को कम कर दिया, राइट। टाइम बढ़ाने से क्या हुआ, एक्सेलरेशन घट गया। अब जब एक्सेलरेशन घट गया तो F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां से क्या होगा, फोर्स भी डाउन हो जाएगा, यानी कि वो उस कम फोर्स से अब उसको कैच कर पाएगा। यानी कि जो बॉल हमारी आई हवा में थी पहले, वो कम फोर्स लगाएगी इस कैचर के हैंड्स के ऊपर, और जब फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब कि कैच करने का जो इम्पैक्ट है, जो असर है, इम्पैक्ट ऑन कैचर, वो भी डिक्रीज होगा। अब जब असर कम होगा उसको कैच करते टाइम, यानी कि कैच जो होगा वो स्मूथ होगा। देखो स्टूडेंट्स, जस्ट बाय इंक्रीजिंग द टाइमिंग ऑफ कैचिंग, कैचर ने क्या किया, उस कैच को स्मूथ बना दिया, और भी ज्यादा स्मूथ बना दिया, इंस्टेड ऑफ अगर वो उसको डायरेक्टली वहीं पे कैच करता है, राइट। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं डे टू डे लाइफ में। जैसे कि एथलीट्स होते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट भी होगा एथलेटिक्स में, या फिर इंटरेस्ट कम है तो हो सकता है आपने टीवी वगैरह पे देखा हो एथलेटिक्स शो। तो जो एथलीट्स होते हैं, वो सपोज उन्होंने जंप किया, और जंप करने के बाद उनको एक डायरेक्टली फ्लैट सरफेस पे लैंड ना करा करके क्या कराते हैं, या तो ऐसे प्लेस पे लैंड कराएंगे जहां पे मिट्टी हो, सैंड हो अच्छी खासी, या फिर कुशन्स हो, राइट। तो ऐसा करने का लॉजिक क्या होता है, ऐसा करने का लॉजिक यही होता है कि जब भी वो लैंड करेंगे तो जो फुट है, उनके जो पैर हैं, वो पैर डायरेक्टली एक फ्लैट सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, तो इंस्टेंटेनियसली उनको रेस्ट में आना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियसली रेस्ट। और अगर वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में आएंगे, यानी कि देयर विल बी अ हैवी चेंज इन देयर मोमेंटम लीडिंग टू हायर फोर्स, राइट। लेकिन अगर वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में ना आके ग्रेजुअली और स्लोली रेस्ट में आए, यानी कि अगर यहाँ पे मिट्टी है तो इनके पैर थोड़े से नीचे तक जाएंगे मिट्टी में, और इनका जो ये रेस्ट पे आने का टाइम पीरियड है ये इंक्रीज हो जाएगा। एंड वही लॉजिक, अगर टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो इनका एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, और एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा तो एक तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी चेंज आएगा, विच लीड्स टू अल्टीमेटली देयर स्मूथ स्टॉपिंग। So these were some basic examples of second law of motion in our day to day life. अब एक बहुत ही इंटरेस्ट की बात यह है स्टूडेंट्स कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से वी कैन डिराइव फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था, जो कि इनर्शिया का जिक्र करता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे काम करे, एक्सटर्नल फोर्स।
अब कैसे डिराइव कर सकते हैं हम सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को? फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसी को हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन को एक्सपेंड करके लिखते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आपने अभी तक इक्वेशंस ऑफ मोशन और उनकी डेरिवेशन ये सब टॉपिक्स अच्छे से याद कर लिए होंगे। v माइनस यू अपॉन टी। अब इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? t को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ये इक्वेशन। अब अगर हम देखें कि फोर्स की वैल्यू 0 है, लेट्स से F इज इक्वल टू 0, तो वी विल नोटिस कि mv माइनस mu इज इक्वल टू वॉट? 0, यानी कि mv इज इक्वल टू mu, m से m कैंसिल एंड वी विल गेट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, यानी कि देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है और उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो उसकी वेलोसिटी में भी चेंज नहीं आता है। ऐसे ही अगर हम कंसीडर करें कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अब अगर वो रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और उसकी फाइनल वेलोसिटी दोनों ही क्या होंगी? 0। वहां से हमें क्या मिलेगा? फोर्स उसके ऊपर क्या होगा? 0, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक वो रेस्ट में ही रहेगा। सो दिस इज अ लिटिल डेरिवेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। So students, now we will read about very important third law of motion. Third law of motion. Third law of motion को हम बोलते हैं law of action and reaction. अब क्यों बोलते हैं ये अभी डिस्कस करेंगे। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक फोर्स लगाएगा दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी बदले में उसके ऊपर सेम मैग्नीट्यूड में फोर्स लगाएगा। यानी कि इफ देयर इज वन ऑब्जेक्ट, इफ इट अप्लाइज सम फोर्स ऑन दिस सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो ये सेकेंड ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने कहा इक्वल एंड अपोजिट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, जितना ए ने लगाया उतना ही बी लगाएगा, लेकिन अपोजिट होगा, मतलब कि डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। अब यहां से एक चीज हमें क्लियर हो गई कि ये जो फोर्सेस हैं ये कैसे एग्जिस्ट करती हैं। ऑफ कोर्स दीज फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर, कि एक ऑब्जेक्ट अगर एक बॉडी दूसरे पे कोई फोर्स लगाती है तो दूसरी भी उसके रिटर्न में पहली के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगी। इक्वल क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड सेम है, और अपोजिट क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन अलग है। एंड दीज फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स। अब ऐसी ही फोर्सेस जो कि इक्वल एंड अपोजिट हों, इनको एक नाम दिया गया है स्पेशल, एक्शन एंड अब ऐसी ही फोर्सेस जो बिल्कुल सेम हो, इक्वल एंड अपोजिट हो, उनको नाम दिया गया है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है उसको नाम क्या दिया गया है? एक्शन फोर्स। और जो दूसरी ऑब्जेक्ट बदले में फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाएगी दैट इज नॉन एज रिएक्शन फोर्स। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट to every action there is equal and opposite reaction. ये हमारे पास हो गई डेफिनेशन रिगार्डिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में जब आप जाते थे, आजकल तो खैर कोरोना टाइम है, आप लोग स्कूल नहीं जाते, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। जब आप कभी स्कूल में गए होंगे, इफ यू रिमेम्बर, तो आपकी पिटाई भी जरूर हुई होगी।
अब टीचर ने, ऑफ कोर्स हुई है पिटाई तो, क्योंकि हर रोज तो काम करके नहीं जाते आप लोग, खैर जॉक्स अपार्ट। अब जैसे टीचर क्या करता है, कभी कभी आपको थप्पड़ लगा दिया, कभी कभी आपको डंडे लगा दिए सुधारने के लिए, जस्ट इन केस। तो अब टीचर ने क्या किया, आप पे एक फोर्स अप्लाई किया, राइट? अब आपको क्या लगता है कि आपने टीचर पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया? ऑफ कोर्स किया, और आपने उतना ही फोर्स अप्लाई किया जितना टीचर ने आप पे किया। यानी कि जब हाथ स्लैप करता है किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को, तो स्लैपिंग के दौरान जितना फोर्स ये हाथ लगाएगा उतना ही फोर्स दूसरे सरफेस से इस हाथ के ऊपर भी लगेगा, राइट? और वो इक्वल मैग्नीट्यूड में लगता है, हाँ, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑफ कोर्स अपोजिट होती है, क्योंकि अगर हम डायरेक्शन ईस्ट में फोर्स लगाएंगे तो ऑफ कोर्स जो ऑब्जेक्ट ईस्ट में है वो हमारी तरफ यानी कि वेस्ट में फोर्स लगाएगा। सो डायरेक्शंस अपोजिट होती हैं बट देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल। जितना जोर से टीचर ने आपको थप्पड़ लगाया, कहीं ना कहीं उनको भी उतना ही जोर से असर हुआ है अपने हाथ पे, राइट? सो फोर्सेज एग्जिस्ट इन पेयर्स एंड दीज आर नॉन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज। अब इसका एक और अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं। For example, we have a gun. We have a gun. Let's say this is a gun. ये इसका ट्रिगर पॉइंट। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे हमारी बुलेट्स होती हैं। जैसे ही हमने ट्रिगर दबाया, बुलेट के ऊपर क्या हुआ, फोर्स हुआ, फोर्स लगा, तो बुलेट क्या हुई, बाहर आ गई फटाफट। बुलेट का मास सपोज m था और उसने वेलोसिटी अब गेन कर ली u, लेट्स से, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी mu, वो भी इस डायरेक्शन में। अब इसने क्या किया, जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगा, तो फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स, तो इस बुलेट ने गन के ऊपर एक और फोर्स लगाया एंड लेट्स से गन का मास था कैपिटल M, तो गन किस वेलोसिटी से मूव कर जाएगी, लेट्स से v वेलोसिटी से। यानी कि देयर इज ऑलवेज रिकॉइलिंग ऑफ गन। जब भी आप पिस्टन दबाएंगे बंदूक का, तो उसकी जो गोली है उसके आगे जाने के साथ साथ हमें एक बैकवर्ड पुश लगता है एंड दिस इज नोन एज व्हाट, रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन। अगर कोई पूछे आपसे कि रिकॉइलिंग ऑफ गन का लॉजिक क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रिकॉइलिंग ऑफ गन व्हाइल प्लेसिंग द ट्रिगर, तो आप यही बताएंगे कि ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन फोर्सेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, और वो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज का ही असर है कि गन पीछे आती है थोड़ी सी, राइट? नाउ इट डिपेंड्स कि गन का मास कितना है। अगर गन का मास बहुत ज्यादा है तो वो थोड़ा कम पीछे आएगी, और अगर गन हमारी थोड़ी सी हल्की है तो वो थोड़ा ज्यादा रिकॉइल फेस करेगी। इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ दिस बॉडी। आई होप ऑल दिस इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हैविंग रेड अबाउट थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच सेज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज एग्जिस्ट एज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट बनता है कि हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक पढ़ें। इसमें क्या होता है, वी विल हैव टू ऑब्जेक्ट्स, समझेंगे हम पहले। हमारे पास दो बॉल्स हैं लेट्स से, और इन दोनों का ही अपना अपना मास है। लेट्स से ये बॉल A है और इसका मास ma है, ये मास B की बॉल है B। अब इन दोनों की ही कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, यानी कि दोनों ही बॉल हमारे पास क्या है, मोशन में है। अब ये मोशन में है तो हमने बोल दिया कि इनकी वेलोसिटी है u इनिशियल, और इसकी बोल दी हमने सपोज u1 और u2, राइट? अब हमने बोल दिया कि इन जो वेलोसिटी u1 है वो ग्रेटर देन u2 है, तो एक टाइम ऐसा आएगा ऑफ कोर्स कि ये जो बॉल A है ये मोशन में होते हुए, और जो बॉल B जो ऑलरेडी मोशन में है, बॉल B को हिट करेगी। अब इन दोनों का क्या होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन होगा तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखेंगी। ये जस्ट इसको टच करता है, ये मास A, ये मास B, और अभी इनका क्या हो रहा है, कोलिजन। और जब कोलिजन होगा तो बॉल A B के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, F A B, यानी कि A ने B के ऊपर फोर्स लगाया।
अब बदले में बी क्या करेगी, बॉल बी, वो भी इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी, मतलब कि मैग्नीट्यूड में तो फोर्स इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन उसकी इस ऑब्जेक्ट की तरफ होगी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो ये क्या हुआ, एफ बी ए, यानी कि फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए ड्यू टू ऑब्जेक्ट बी, राइट। अब ये कोलाइड कर गए। अब कोलिजन के बाद क्या होगा, इन दोनों की ऑफकोर्स वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, पहले जितनी थी उससे कुछ ना कुछ डिफरेंट होगी। तो आफ्टर कोलिजन, दिस वाज बिफोर कोलिजन, ये क्या है, ड्यूरिंग कोलिजन, राइट। और अब हम यहाँ जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे ये क्या होगा, आफ्टर कोलिजन। ये वही मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ये एम बी। अब इनकी वेलोसिटी क्या होगी, लेट्स से वी ए, यानी कि v1 दे दिया इसको नाम, और यहाँ पे v2 इसको नाम दे दिया। और ये कैसा डायग्राम है, आफ्टर कोलिजन। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट्स लिए जिनका मास और वेलोसिटी डिफाइन कर दी, उनको बिफोर कोलिजन दिखाया, ड्यूरिंग कोलिजन दिखाया और आफ्टर कोलिजन दिखा दिया। अब हम देखेंगे कि कोलिजन से पहले हमारे पास मोमेंटम कितना है, यानी कि बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन अगर हम बॉल ए की बात करें तो हमारे पास मोमेंटम कितना है, मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि एम ए यू 1। और अगर मैं इसी के बॉल 2 लूं, उसका बिफोर कोलिजन कितना है हमारे पास मोमेंटम, एम बी यू 2। एंड आफ्टर कोलिजन अगर हम देखें, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना हो गया, एम ए वी 1 और यहाँ पे एम बी वी 2। अब हम देखें चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, तो चेंज क्या आएगा ए बॉल के लिए, यहाँ पे हम लिखेंगे बी बॉल के लिए। तो इसमें चेंज कितना आया, एम ए v1 माइनस u1, राइट। ऐसे इसमें चेंज कितना है, दूसरी बॉल में इसके मोमेंटम में चेंज आया एम बी इंटू v2 माइनस v1। अब ये तो हुआ स्टूडेंट्स चेंज इन इंडिविजुअल, चेंज इन मोमेंटम इन इंडिविजुअल बॉल ए एंड बॉल बी रिस्पेक्टिवली। अब अगर हमें निकालना हो फोर्स, तो वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए क्या आएगा, एम ए इंटू v1 माइनस u1 अपॉन टी। दिस इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और जिसको हमने क्या बोला था, फोर्स, यानी कि फोर्स ए अप्लाइंग टू बी। जो ए ऑब्जेक्ट हमारा है वो बी के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा, एफ ए बी, उसकी वैल्यू है ये। ऐसे ही बदले में वी नो दैट जो बी ऑब्जेक्ट है वो भी ए के ऊपर उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, यानी कि एफ बी ए की वैल्यू आएगी एम बी इंटू वी 2 माइनस v1 अपॉन टी, राइट। अब वी नो दैट द फोर्स एफ ए बी इज इक्वल टू द फोर्स एफ बी ए बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो वी कैन राइट दैट, वी में से एफ ए बी क्या होगा हमारे पास, माइनस ऑफ एफ बी ए, राइट। यानी कि ये इंडिविजुअल वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे। सो एम ए इंटू v1 माइनस u1 अपॉन टी इज इक्वल टू एम बी इंटू v2 माइनस v1। और ये यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअली v इनिशियल वेलोसिटीज की क्या थी, u2 से हमने डिनोट की थी, u2 अपॉन t। तो वी विल सी कि ये t कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, एम ए वी वन माइनस एम ए यू वन इज इक्वल टू एम बी वी टू माइनस, और ये कंप्लीट चल रहा है हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ,
यानी कि MbV2 माइनस एंड प्लस MbU2। इस इक्वेशन को अगर हम अरेंज करेंगे तो वी विल सी कि MA प्लस MaV1 प्लस MbV2 इज इक्वल टू MaU1 प्लस MbU2। ये चीज हमें देखने को मिलेगी। और ये क्या है? ये है टोटल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन। इसका मतलब कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to total momentum after collision. Hence, we see that momentum can neither be created nor be destroyed, rather it remains conserved. So this is the law of conservation of momentum, and law of conservation of momentum states that total momentum of a system before collision is equal to the total momentum of the entire system after collision, right? So this is an example of ideal collision, यानी कि हमने यहाँ पे ideal collision माना था। इसका मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे काम नहीं कर रहा था, सिर्फ यही दो ऑब्जेक्ट्स थे और इन्हीं की फोर्सेस एक दूसरे पे लग रही थी। इसी लॉ को हम इस तरीके से भी स्टेट कर सकते हैं that total momentum of two objects is unchanged और conserved by collision, कि बेशक से collision हो जाए दो objects के बीच, उनका जो momentum रहेगा before collision और after collision, या फिर उनका जो total momentum है वो क्या रहेगा? conserved रहेगा, यानी कि वो momentum same रहेगा। and this is the law of conservation of momentum, जो of course हमें पढ़ने को मिला after we get third law of motion, क्योंकि इसके अंदर थर्ड लॉ ऑफ मोशन का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। और कहाँ हुआ है? इनके कोलिजन के दौरान हमने फोर्सेस FA, B और FBA जहाँ पे कंसिडर किया है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ऑल दीज टॉपिक्स आर क्लियर टू यू, बट स्टिल इफ यू फाइंड एनी डाउट और एनी क्वेरी एनीवेयर, you can ask me in comment section and you will definitely get your problem sorted out there. Thank you student. Keep learning, keep growing, and more important, take care of your health. And of course, if these videos are helping you out, kindly share them with other learners as well so that everyone can be benefited. Thank you so much.